चक्रवाती तूफान निवार अब से कुछ ही देर में समुद्र के तट से टकरा सकता है, जिसकी वजह से तमिलनाडु और पुदुचेरी में भारी नुकसान की आशंका है। पिछले 36 घंटों से इस तूफान की ताकत लगातार बढ़ रही है और समुद्र से जमीन तक पहुंचने के बाद यह और भी खतरनाक हो सकता है। चेन्नई में समंदर के किनारे लहरों ने सुबह से ही डराना शुरू कर दिया। समंदर में कई फीट ऊंची लहरें तेज शोर करती हुई तट से टकराने लगी। पिछले 24 घंटों से चेन्नई में जोरदार बारिश का दौर भी जारी है, जिसकी वजह से चेन्नई की सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं। सरकार ने लोगों से घर में ही रहने को कहा है, लेकिन तूफान के ट्रेलर ने ही चेन्नई के रिहायशी इलाकों को पानी पानी कर दिया। पानी की वजह से सड़कों पर लोगों की गाड़ियां बंद हो गईं। दोपहर में ही आसमान में हल्का अंधेरा छा गया और लोग गाड़ियों की हेडलाइट जलाने को मजबूर हो गए। तूफान के आने से पहले ही शहर की हालत ऐसी हुई तो चेंबरबक्कम झील पर बने बांध के गेट खोल दिए गए। चेंबरबक्कम झील का पानी अडयार नदी में जाकर मिलता है। बांध के गेट इसलिए खोले गए ताकि शहर में बाढ़ के हालात को टाला जा सके। और कुछ ऐसे ही हालात पुदुचेरी में भी रहे, जहां सरकार ने छुट्टी का ऐलान करते हुए तमाम स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और बाजार पूरी तरह बंद कर दिए और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की। तूफान की आहट की वजह से पुदुचेरी के बाजार पूरी तरह सुनसान हो गए। धारा 144 लागू रहेगी, पुलिस की गश्त लगातार रहेगी और लोग जरूरत न हो तो घरों के बाहर न निकले, ये भी आदेश दिए गए हैं। ऐसा ही हाल समुद्र के किनारे भी दिखा। मछुआरों के समुद्र में जाने पर 2 दिन पहले ही रोक लगा दी गई थी। समुद्र किनारे बने होटल भी खाली करा लिए गए। नुकसान बड़ा हो सकता है, ऐसा प्रशासन को भी अंदेशा है और इसी के चलते लोगों को सुरक्षित जगहों पर और खासतौर पे पक्कों मकानों में रहने के लिए कहा गया है। जहां समुद्र किनारे नुकसान की आशंका ज्यादा है, वहां तैयारियां देखने के लिए मुख्यमंत्री वी नारायणसामी खुद पहुंच गए। पुदुचेरी में तूफान पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। तैयारियां देखने के लिए मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम में भी पहुंचे और समुद्र के पास बसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम चलता रहा। पहले मौसम विभाग ने निवार को गंभीर तूफान की श्रेणी में रखा था, लेकिन शाम होते होते तूफान और ताकतवर हो गया और मौसम विभाग ने इसे बेहद गंभीर श्रेणी में डाल दिया, जिसका सीधा मतलब यह है कि राहत और बचाव में लगी एजेंसियों के लिए तूफान से निपटने की चुनौती और बड़ी हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि तूफान से बड़ी तबाही हो सकती है। टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल से वो ऑपरेटिंग हो सकता है, बेंडिंग हो सकता है। सो लार्ज स्केल डैमेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये स्ट्रक्चर में। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा दोनों राज्यों में कोस्ट गार्ड की टीमें भी राहत और बचाव के काम में लगी हैं। तूफान के पहुंचने से पहले लोगों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाना एजेंसियों का सबसे बड़ा मकसद है। जिन जगहों पर राहत कैंप बनाए गए हैं, वहां लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करना भी बड़ी चुनौती है। अब तक दोनों राज्यों में करीब 37,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जाने का अनुमान है। इवैक्यूएशन की कार्रवाई है। तमिलनाडु सरकार और पांडिचेरी सरकार की एजेंसियां ऑलरेडी उसमें लगी हुई हैं, जिसमें एनडीआरएफ भी मदद कर रही है। तूफान के खतरे की वजह से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं। लालू यादव के कथित ऑडियो पर बिहार में सियासत गर्मा गई। सुशील मोदी के ट्वीट किए गए एक ऑडियो से बिहार की राजनीति में लालू यादव की एंट्री हो गई। दावा किया गया कि बीजेपी के एक विधायक को फोन कर लालू यादव ने स्पीकर के चुनाव में गैर हाजिर रहने को कहा। हालांकि न्यूज 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने भी यही आरोप लगाए। वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। लेकिन आरजेडी ने आरोपों को खारिज करने में देर नहीं लगाई। बेकार की चीज है, ये सब बेकार की बहस है, इसमें कोई दम नहीं है। एनआईए ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी की यूथ विंग के अध्यक्ष वहीदुर रहमान पारा को गिरफ्तार कर लिया। बर्खास्त डीएसपी दविंदर सिंह के टेरर फंडिंग मामले में वहीद की गिरफ्तारी की गई। दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार इलाके से हथियार तस्करी के आरोप में 2 लोगों को पकड़ा। इल्जाम है कि ये दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करते थे। बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बार वहां के बीरभूम से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की खबर आई। बताया गया कि बीजेपी के कई कार्यकर्ता और समर्थक बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की एक सभा में शामिल होने के लिए निकले, लेकिन बीरभूम के बोलपुर इलाके में उनकी टीएमसी के कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई, जिसके बाद कुछ लोग पत्थरबाजी करते दिखे। बताया गया कि दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच मारपीट में वहां से गुजरने वाली कई मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा और वो यहां वहां गिरी दिखी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी कार्यकर्ताओं के हमले में उनके साथ आए 2 लोग घायल हो गए, जिसके बाद वो आग बबूला हो गए और वो एक शख्स को बुरी तरह से पीटते दिखे।
आरोप है कि टीएमसी के कुछ स्थानीय नेताओं ने उन गाड़ियों में तोड़फोड़ की जिनमें बीजेपी के कार्यकर्ता सवार थे। मारपीट की जगह से जो तस्वीरें आईं, उनमें बीजेपी के झंडे लगी एक गाड़ी के शीशे टूटे दिखे। सड़क पर भी जगह जगह टूटे शीशे और मारपीट के निशान नजर आए। बताया गया कि मारपीट के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पिछले 5 दिनों बाद 100 से नीचे पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना से 99 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौतों की संख्या 8,500 से ज्यादा हो गई है। वहीं एक दिन में दिल्ली में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। यही नहीं, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 272 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया गया है। तो दिल्ली में कुल मौत की संख्या 8,500 के पहुंच गई है, लेकिन पिछले 24 घंटों में 99 लोगों की मौत हुई है। और अगर हम पिछले 5 दिनों की बात करें तो मौतों का आंकड़ा पहली बार 5 दिनों में 100 से कम है। 5 दिन में पहली बार मरने वालों की संख्या 99 पहुंची है। फ्रांस में लाए गए नए सुरक्षा कानून के खिलाफ वहां हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। पुलिस को ज्यादा ताकत देने वाले इस कानून का पिछले काफी वक्त से विरोध हो रहा था, लेकिन इस बिल को जैसे ही वहां की संसद के निचले सदन से पास किया गया, पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए और हंगामा शुरू कर दिया। नए सुरक्षा कानून के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के बोर्दो में जमकर बवाल हुआ। वहां उपद्रवियों ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी। सड़क किनारे मौजूद कई दुकानों और रेस्टोरेंट को भी निशाना बनाया गया। सामने आई तस्वीरों में प्रदर्शनकारी वहां तोड़फोड़ करते नजर आए। बवाल की आशंका को देखते हुए वहां काफी पुलिस वाले तैनात थे, लेकिन भीड़ के आगे उनकी एक न चली। इस कानून के तहत पुलिस वालों की तस्वीर छापने या उनकी पहचान उजागर किए जाने पर रोक लग जाएगी, जिसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया जा रहा है। क्योंकि पेरिस में कुछ दिन पहले ही शरणार्थियों के कैंप को तोड़ने और उनके साथ मारपीट करने वाले पुलिस वालों की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद सरकार को जवाब देना पड़ा था। लेकिन शरणार्थियों पर कार्रवाई की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद वहां पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। सैकड़ों लोग राजधानी पेरिस की सड़कों पर उतर आए और पुलिस के इस कदम का विरोध किया। हालांकि शरणार्थियों के लिए हो रहे प्रदर्शन में भी हिंसा शुरू हो गई। भीड़ में शामिल लोग वहां तोड़फोड़ के साथ आगजनी करने लगे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई। भीड़ के आगे पुलिस भी लाचार दिखी। हालांकि बाद में पुलिस की कई और टीमें वहां भेजी गईं, जिनकी मौजूदगी में आग बुझाने का काम शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साल के 365 दिन झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। पहला एप्रिल के एप्रिल फुल बोला है, सबाई सबाइके बोका बानाय, और बीजेपी होच्छे 365 दिने मानुषके एप्रिल फुल बानाय, 365 दिने मानुषके बोका बानाय। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली में गाजीपुर के कूड़े के पहाड़ में आग लगने से लोगों की मुसीबतें और बढ़ गई। आग इतनी तेजी से फैली कि थोड़ी देर में इसने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां से आग की लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा। देखते ही देखते कूड़े के पहाड़ से उठने वाला काला धुआं आसपास के इलाकों में फैलने लगा। इलाके के लोगों के मुताबिक इस वजह से उन्हें सांस लेने में मुश्किल होने लगी और वो रात भर सो भी नहीं पाए। गंदा धुआं और सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इससे। कूड़े के पहाड़ में आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और पानी की बौछार कर लपटों को शांत करने में जुट गई। हालांकि इस दौरान उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कूड़े के पहाड़ पर एक जगह आग बुझते ही दूसरी जगह लग रही थी। इसलिए दमकल विभाग की कुछ और गाड़ियों को बुलाना पड़ा। पहले से ही भारी प्रदूषण से जूझ रहे दिल्ली वालों के लिए कूड़े के ढेर में लगी इस आग ने मुसीबत और बढ़ा दी। जो ये धुआं है ये काफी विषैला है, जहरीला धुआं है, क्योंकि कूड़े का ढेर है। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। सौरव गांगुली ने ऋषभ पंत की तारीफ की। सौरव गांगुली ने ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा की तारीफ की और उन्हें मौजूदा समय में टीम इंडिया के बेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज बताया। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। बढ़ते कोरोना संकट की वजह से हाईकोर्ट ने यह प्रस्ताव भेजा था, जिसे यूपी सरकार ने मंजूरी दे दी। पंजाब सरकार ने कोरोना खतरे की वजह से 1 से 15 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। इसके अलावा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर जुर्माना 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 2 मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ जांच के आदेश दिए। इन दोनों अस्पतालों पर अंग तस्करी के आरोप लगे हैं। सीएम योगी ने इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज और एरा के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। इनके ऊपर आरोप है मानव अंगों की तस्करी का। यूपी के जौनपुर से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ पुलिस वाले फायरिंग करने में नाकाम दिखे। पुलिस वालों की इस नाकामी का पता तब चला जब जिले के एसपी अचानक बदलापुर थाने का हाल जानने के लिए पहुंच गए।
और जब उन्होंने वहां तैनात कुछ पुलिस वालों से फायरिंग करने के लिए कहा तो उनके पसीने छूट गए। इसकी वजह ये रही कि कुछ पुलिस वालों से तमाम कोशिशों के बावजूद फायरिंग नहीं हो सकी। तस्वीरों में दिखा कि पुलिस का एक जवान फायरिंग करने के लिए राइफल लेकर जमीन पर बैठा, लेकिन वो नाकाम रहा। एक दूसरे पुलिस वाले ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। हालांकि कुछ जवानों की किस्मत अच्छी भी रही और एसपी के सामने उन्होंने खुद को साबित कर दिया। खबर है कि फायरिंग न कर पाने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। सीरिया के उत्तरी हिस्से में हुए 2 बम धमाकों ने लोगों को दहशत से भर दिया। इन धमाकों में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 35 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये हमले वहां के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किए गए, जिनमें विस्फोटकों से लदी कारों का इस्तेमाल किया गया। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस कार में बम रखा गया था वो लपटों में घिरी नजर आई। धमाका इतना जबरदस्त था कि बाजार में मौजूद एक बड़ी इमारत तक चकनाचूर हो गई। हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। धमाके में आसपास मौजूद दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा, जबकि वहां खड़ी गाड़ियां भी तबाह हो गईं। धमाके की वजह से सड़क में गहरा गड्ढा हो गया। अलबाब शहर से सामने आई एक तस्वीर में धमाके के बाद लोग इधर उधर भागते दिखे। जानकारी मिलने के बाद बचाव दल के लोग वहां पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया गया। कोरोना की वैक्सीन पर पीएम मोदी की राज्यों को सलाह के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्लॉक टास्क फोर्स की मदद से कोरोना वैक्सीन आने के बाद उसको बांटे जाने में आसानी होगी। ब्लॉक टास्क फोर्स एसडीएम, तहसीलदार, गैर सरकारी संगठन, प्रभावशाली व्यक्तियों और धर्म गुरुओं की अध्यक्षता में काम करेगा। तो टास्क फोर्स से वैक्सीन को बांटने में आसानी होगी और कोरोना वैक्सीन आने से पहले केंद्र ने बड़ी तैयारी कर ली है। ब्लॉक टास्क फोर्स का गठन होगा एसडीएम, तहसीलदार, गैर सरकारी संगठन, प्रभावशाली व्यक्तियों और धर्म गुरुओं की अध्यक्षता में यह काम करेगा। एनडीए के विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए, लेकिन स्पीकर के चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधानसभा में मौजूदगी पर विपक्ष ने खूब बवाल किया। विपक्ष ने तर्क दिया कि नीतीश विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और कहा कि इसलिए उन्हें स्पीकर के चुनाव के दौरान सदन में मौजूद नहीं होना चाहिए। अपनी इसी बात को मनवाने के लिए आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों ने सदन में खूब बवाल किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने नीतीश की मौजूदगी पर हंगामा शुरू कर दिया और उनके खिलाफ नारे लगाने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब तेजस्वी और विपक्ष के विधायक वेल में आ गए। उनकी इस मुद्दे पर प्रोटेम स्पीकर से जोरदार बहस भी हुई। मतदान में वो भाग नहीं लेंगे, लेकिन उपस्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो कई विधायक सदन में जमीन पर बैठ गए। इससे पहले तेजस्वी यादव ने प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी के सामने नियमों की बात करते हुए नीतीश कुमार को सदन से बाहर भेजने की मांग की। जो दूसरे सदन के सदस्य बाहर नहीं जाएंगे तो ये तो बेईमानी। इससे अच्छा परंपरा की बात कर रहे हैं आप, जो नियमावली की बात कर रहे हैं, ये सब फाड़ के फेंक दीजिए। लेकिन जीतन राम मांझी ने उनकी बात नहीं मानी। माननीय मुख्यमंत्री हैं, इस लिहाजा यहाँ पर रह सकते हैं, वो वोट में शामिल नहीं होंगे। यही नहीं, वो लगातार विपक्षी सांसदों को अपनी जगह पर बैठने के लिए कहते रहे, जिसके बाद वो नारे लगाते हुए वापस अपनी कुर्सी पर चले गए। और फिर प्रोटेम स्पीकर ने विधानसभा के स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हालांकि नतीजे आने के बाद एनडीए के विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के स्पीकर चुन लिए गए, जिन्हें जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव स्पीकर की चेयर तक ले गए। वैसे आरजेडी ने अपनी तरफ से अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारकर लड़ाई को दिलचस्प बनाने की पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से करीब 51 साल बाद बिहार विधानसभा में अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग हुई। यही नहीं, उसने सदन में बाहरी लोगों की मौजूदगी की बात कहकर गुप्त मतदान तक कराने की मांग की। गुप्त मतदान कराइए, तभी इसका न्याय होगा। मैं आग्रह करता हूँ गुप्त मतदान के लिए। लेकिन प्रोटेम स्पीकर ने इस मांग को ठुकरा दिया। हालांकि विपक्ष की संतुष्टि के लिए उन्होंने विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में वोट डालने वाले विधायकों की दोबारा गिनती करवाई। कि जो हाँ के पक्ष में हैं, विजय कुमार सिन्हा को अध्यक्ष चुने जाने के संबंध में एक बार फिर खड़ा होकर के अपना गिनती करा लें। जबकि इससे पहले ध्वनि मत से वोटिंग हुई थी, जिसमें विधायक हाँ या ना बोलकर और हाथ हिलाकर अपनी राय देते दिखे।
लेकिन एनडीए और महागठबंधन के बीच नाक की लड़ाई बन चुके स्पीकर पद के लिए प्रोटेम स्पीकर को फिर से पक्ष और विपक्ष के विधायकों की गिनती करानी पड़ी, जिसके बाद सामने आए नतीजों में एनडीए के विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में 126 और आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी के पक्ष में 114 वोट पड़े और लखीसराय से विधायक और बिहार में बीजेपी के बड़े नेता माने जाने वाले विजय कुमार सिन्हा स्पीकर चुन लिए गए। वो नीतीश कुमार की पिछली सरकार में श्रम मंत्री थे। इसके साथ ही ऐसा पहली बार हुआ जब बिहार में बीजेपी का कोई नेता स्पीकर बना है। पिछली बार भी जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी तो स्पीकर की सीट जेडीयू के खाते में गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के बड़े भाई के भूमिका में आते ही समीकरण बदल गए। योगी सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। यूपी की योगी सरकार ने हरिद्वार से प्रयागराज होते हुए वाराणसी तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी आज तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बांकुड़ा में एक रैली के समय बीजेपी पर हमला बोला और उस पर साल के 365 दिन लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। बीजेपी হচ্ছে 365 দিনে মানুষকে এপ্রিল ফুল বানায়। राहुल गांधी आज गुजरात के भरूच में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अहमद पटेल के सुपुर्दे खाक में मौजूद रहेंगे। कोरोना संकट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी के कानपुर में ड्रोन से निगरानी की गई ताकि मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई की जा सके। कोरोना के गंभीर खतरे को देखते हुए लखनऊ में 1 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई, जिसके बाद किसी भी आयोजन से पहले पुलिस से इजाजत लेनी होगी। अमेरिका के ओहायो से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया जिसमें कार समेत नदी में गिरी एक महिला को बड़ी मुश्किल से बचाते देखा गया। बताया गया कि दफ्तर से लौटते वक्त उसकी कार सड़क से फिसलते हुए नदी में जा गिरी, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे और नदी में उतरकर उसकी जान बचाई। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन एक अफसर के कपड़ों में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें साफ दिखा कि एक पुलिस वाले ने हथौड़े से सबसे पहले गाड़ी का शीशा तोड़ा और फिर उसे बाहर निकाला। हालांकि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मुश्किलें भी आईं, क्योंकि कार के दरवाजे और खिड़कियां लॉक थीं और वो उन्हें खोल नहीं पाई। अंधेरा होने की वजह से पुलिस वालों को भी कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, जिसके बाद पुलिस वाले खुद नदी में उतरकर उसके पास पहुंचे। इस दौरान एक पुलिस वाला तो फिसलते फिसलते बचा। हालांकि उन सभी ने किसी तरह महिला को सही सलामत बचा लिया। कुछ ही सेकंड में उसकी कार पूरी तरह नदी में डूब गई। दिल्ली के नंद नगरी इलाके में डबल मर्डर का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों तारिक और खालिद को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों के अलावा 2 लोगों की तलाश अभी जारी है। आरोपियों ने पूछताछ में कबूला कि मरने वाले जुल्फिकार के साथ उनका झगड़ा कबाड़ के सामान को रखने को लेकर काफी समय से चल रहा था। दोनों की आसपास ही कबाड़ की दुकानें हैं, जिसकी वजह से उन्होंने प्लान बनाकर 23 नवंबर की सुबह उसकी हत्या कर दी, जबकि उसका बेटा जाबाज भी इस हमले में घायल हुआ था, जिसकी कुछ देर बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। मरने से पहले जाबाज 2 आरोपियों का नाम बताकर गया था, जिसके बाद पुलिस ने उनकी कॉल डिटेल्स को खंगाला और उसके बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई। दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है, जिन्होंने ये मर्डर को करना कबूल किया है। और जब इनसे इंट्रोगेशन किया गया तो उन्होंने बताया कि इसके भाई नासिर की एक कबाड़ की शॉप है जो कि जुल्फिकार कुरैशी की शॉप के पास में ही है, और सामान को कबाड़ के सामान को रखने को लेके इनके बीच में झगड़ा हुआ करता था। महाराष्ट्र में दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और गोवा से आने वाले यात्रियों की नए नियमों के तहत जांच शुरू कर दी गई, जिसके तहत मुंबई के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर करीब 10,000 सैंपल लिए गए, जिनमें 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन 4 राज्यों से आने वाले यात्रियों को राज्य में दाखिल होने से पहले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। 2 दिन पहले उद्धव सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यह फैसला लिया था, जिसके लागू होते ही मुंबई में सरकार के इस फैसले का असर भी दिखाई देने लगा, क्योंकि जैसे ही दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंची, उसमें सवार सभी यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर एक कतार में खड़ा किया गया और फिर उनकी कोरोना रिपोर्ट की जांच की गई। यहाँ पर लोग एक कतार में जो है वो बाहर की तरफ निकलेंगे। इस दौरान जो 96 घंटे के अंदर की अपनी रिपोर्ट है वो उन्हें यहाँ पर दिखानी पड़ेगी। ट्रेन से आने वाले ज्यादातर लोगों के पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं मिली। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो यात्रियों ने सरकार के इस नए नियम की जानकारी नहीं होने की दलील दी। नए जो दिशा निर्देश लागू थे, ये क्या आपको पता थे या नहीं? जी नहीं, हमें नहीं पता था। इसके बाद जिन यात्रियों के पास रिपोर्ट नहीं मिली, उनका प्लेटफॉर्म पर पहले डॉक्टरों की निगरानी में तापमान जांचा गया और फिर स्टेशन पर ही उनकी कोरोना जांच की गई। जब तक RT-PCR का 3 दिन पहले का रिपोर्ट वो बताएंगे नहीं,
तब तक उनको महाराष्ट्र में एंट्री नहीं मिलेगी। मुंबई एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसे ही इंतजाम दिखे। वहां भी दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और गोवा से आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही जाने दिया गया। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए पृथ्वी शॉ ने बुमराह के गेंदबाजी एक्शन की नकल की। टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए पृथ्वी शॉ जसप्रीत बुमराह के गेंदबाजी एक्शन की नकल करते नजर आए। यूपी के बाद हरियाणा सरकार ने भी जल्द लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान किया। प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है, शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। देहरादून एयरपोर्ट पर दिल्ली से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोरोना संकट को देखते हुए ये फैसला लिया। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और इसलिए हमने जो टेस्टिंग है उसको बढ़ाया है। जर्मनी में कोरोना मरीजों की जांच के लिए सैंपल जुटाने के काम में ड्रोन का इस्तेमाल शुरू हो गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के सैंपल कम वक्त में लैब तक पहुंचाए जा सके। और इसी फायदे को देखते हुए जर्मनी में कोरोना की जांच करने वाली एक बड़ी लैब ने इस ड्रोन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इस छोटे ड्रोन में 4 पंखे लगे हैं जो इसे रफ्तार के साथ दिशा भी देते हैं। ये ड्रोन पूरी तरह ऑटोमेटिक है जो अपने आप ही रास्ते को ढूंढकर मंजिल तक पहुंच सकता है। इसमें एक बार में कई मरीजों के सैंपल भेजे जा सकते हैं। Die Drohne fliegt vollautomatisch, sie hebt von selbst ab, folgt einer। लैब ने इसका प्रदर्शन भी किया जिसमें यह ड्रोन सैंपल से भरा बॉक्स लेकर उड़ता दिखाई दिया। कुछ देर बाद यह लैब के बाहर उतर गया, जिसके बाद एक कर्मचारी ने उसमें रखे बॉक्स को निकालकर जांच के लिए अंदर पहुंचा दिया। बताया गया कि जिस सैंपल को सड़क के रास्ते लैब तक लाने में काफी वक्त लगता था, उसे ये ड्रोन कुछ मिनट में ही ले आता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि वो अपने राज्य में लव जिहाद नहीं होने देंगे और इसीलिए वो कानून ला रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चले। उसके लिए कानून बना है। ये देश को तोड़ने का षड्यंत्र, ये देश को बांटने का षड्यंत्र, ये किसी भी कीमत पर हम कामयाब नहीं होने देंगे। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।